हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की स्वतंत्रता को लगभग 75 साल पूरे हो गए हैं। किस तरीके से इंडिया की एग्रीकल्चर ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई। हम यहाँ पर पहले आप देखें तो दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज देखें तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई टाइम आपको मिलेगा इस समय है। और हम यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर राशन प्रोवाइड भी करते हैं गरीब लोगों को। ओके, तो हम किस तरीके से ये हमारी जो सिचुएशन यहाँ पर चली ओवर द ईयर, हमने 75 सालों में किस तरीके से काम किया, कौन कौन सी एजेंसीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर धीरे धीरे बनी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो बंदे एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर जो बंदे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स यहाँ पर देते रहते हैं लाइक द नाबार्ड और ईटीसी, तो आप यहाँ पर इस आर्टिकल को ज़रूर से देख लें। बहुत बहुत गुड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर से मिलेगी। ओके, तो देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर क्या क्या काम जो हैं वो किए गए हैं, किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ी हैं। नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, आपका एग्रीकल्चर में इनका अच्छा खासा योगदान है। इन्होंने यहाँ पर कहा था कि अगर किन्हीं भी सिविलाइजेशंस को इम्प्रूव होना है, उनको आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है, तो फूड की सप्लाई रेगुलर तौर पर होनी चाहिए। ओके, तो एक कोट है, आप यूज़ कर सकते हो आराम से, कहीं पर भी यूज़ कीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको देखने के मिलेगा कि इस टाइम क्या है, हमारे पास फूड की सेल्फ सफिशिएंसी है और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं, फास्ट चेंजिंग एग्रीकल्चर हैबिट्स देखने के लिए मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर चलें तो देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया का आपको मिलेगा कि 50% हिस्सा जो है वो नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर से आता है। इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी 72% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में एंगेज है। जीडीपी में हिस्सा पिछले सालों से डिक्रीज़ हुआ है, याद रखना इस पॉइंट को, कि एग्रीकल्चर का नेशनल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो सेक्टर हैं उनका हिस्सा यहाँ पर बढ़ गया है। टोटल हिस्सा तो 100% ही है ना, ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के आगे चलें। आगे अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें तो ये देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की बात हुई है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स यहाँ पर सिकुड़ गए थे, सभी के अंदर निगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर पॉजिटिव 4% ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। साथ ही हमारे पास 160 मिलियन हेक्टेयर के करीब की एरेबल लैंड है जिन पर हम यहाँ पर खेती कर सकते हो। ये हमसे ज़्यादा लैंड जो है वो यूएसए के पास है। हमारी जो दुनिया में दूसरे नंबर पर एरेबल लैंड हमारे पास है। 46 आउट ऑफ 60 सोल टाइप्स इन द वर्ल्ड हमारे पास हैं। तो पूरी दुनिया में 60 सोल टाइप पाए जाते हैं, जिसमें से कि 16 हमारे पास यहाँ पर हैं। राइट, तो ये सब पॉइंट है भाई, ये सब याद रखो। एग्रीकल्चर वाले बंदे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इस आर्टिकल के अंदर मिलेंगी। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, पोस्ट इंडिपेंडेंस जर्नी की बात करें, हमारे पास बहुत ही कम फैक्टर्स थे, लाइक वेदर के लिए फोरकास्टिंग चीज़ें नहीं थी, सोइल की हेल्थ यहाँ पर डिग्रेड हो रही थी, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिल रहा था, साथ ही नए नए पेस्ट और पैथोजेंस यहाँ पर आ रहे थे। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है 2020-21 में 300 मिलियन टन यहाँ पर उगाया। डाटा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, 2020-21 में 300 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने क्रॉस कर लिया है। हॉर्टिकल्चर कितना है? 328 मिलियन टन, याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को भी। राइट, तो ये सब किस वजह से हुआ? ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुआ जो हमने यहाँ पर हासिल की। तो आप देखें कि टोटल जो फार्म आउटपुट है वो लगभग 5 गुना से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है अगर आप 1950-51 के लेवल से देखो तब। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर देखें। बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की, क्योंकि रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तभी तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपका रिसर्च को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ाने के लिए हमने बनाया द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बनाया गया ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ICAR यहाँ पर बनाया गया और 1929 में इसको यहाँ पर बनाया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। याद रखना इस चीज़ को। अभी अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी एनिवर्सरी भी यहाँ पर निकली है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उससे पहले भी हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए साधन थे। जैसे मैं बात करूं कि 1869 के अंदर इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी पुणे के अंदर यहाँ पर बनाई गई, जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, और ये इस समय पार्ट है, आपको मिलेगा इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इस समय इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये यहाँ पर पार्ट है।
ओके, जो कि इज्जतनगर बरेली के अंदर है। ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। साथ ही हमने यहाँ पर डेवलप किया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा बिहार के अंदर बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक वहाँ पर आया, जिसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली, और अब हम इसको कहते हैं पूसा इंस्टीट्यूट, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ICAR यहाँ पर बनाया गया था 1929 में। ये लाइन इन्होंने दोबारा लिख दी है। ओके, तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 के अंदर बनाया गया था, और USA के हेनरी फिलिप ने यहाँ पर डोनेशन दी थी इस काम के लिए। तो ICAR का काम है रिसर्च को बढ़ावा दे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, एग्रीकल्चर रिसर्च है, नॉलेज है, उसका डिसेमिनेशन करे, नई नई रिसर्च एजुकेशन को बूस्ट करे, अलग अलग डोमेन के अंदर। यहाँ पर देखिए आप, ब्रॉड रेंज ऑफ कैटेगरी, क्रॉप से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, वेटरनरी, फिशरीज, इन सब के अंदर काम करना है। तो इन सब के कामों को बूस्ट करने के लिए ICAR ने यहाँ पर आपकी कृषि विकास केंद्र बनाने शुरू किए, और 723 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय चालू हैं, जो कि आपके रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, एडोप्शन, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट इन द रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 90 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। ICAR को यहाँ पर 90 साल यहाँ पर हो गए हैं। ओके, तो 90 साल की ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ मिलकर के हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। ओके, तो आप देखेंगे कि 102 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, 71 इंडियन कोऑर्डिनेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, 3 बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल लेवल पर, और 67 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अलग अलग फील्ड में यहाँ पर वर्क हो रहा है इन द रिलेटेड ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई, फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम्स, नेक्स्ट जनरेशन फूड सिस्टम, क्लाइमेट एनर्जी नीड्स के बेस पर इन तरीके से काम यहाँ पर इसका चल रहा है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर किस तरीके से आया उसके ऊपर एक निगाह डालते हैं। तो ICAR ने यहाँ पर रोल प्ले किया इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से फूड को इंपोर्ट कर रहे थे। अब बाहर से कब तक फूड को इंपोर्ट करोगे? तो हमने अब फूड को इंपोर्ट करना बंद किया। हमने हाई यील्ड की वैरायटी वाले जो सीड हैं उनको थोड़ा सा इंपोर्ट किया, और यहाँ पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से काम किया। आप देखें कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया। व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में हमने सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर हासिल की, 1960s की मैं बात कर रहा हूँ। और नेशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट करने का काम ICAR ने यहाँ पर किया। 1966 से लेकर के 1970 कुल 4 सालों के अंदर इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन से 21 मिलियन पहुँच गया। ठीक है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया बाई US एड, यानी विलियम गोड के द्वारा। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि 11 मिलियन टन से लेकर के हमने 21 मिलियन टन, लगभग दूना यहाँ पर कर दिया। ऐसा ही पोस्टल स्टाम्प भी यहाँ पर लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा इस चीज़ को मार्क करने के लिए। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि राइट टू फूड टुडे ये भी अनाउंस कर दिया है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत फ्री में भी खाना अवेलेबल करा रहे हैं, तो कोई भूखा ना सोए उसके लिए। एनहेंस प्रोडक्टिविटी, अब अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं था हमारी पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। हम यहाँ पर जो है फूड को इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आप देखें कि न्यूट्रिशनल फूड है या फिर आपकी फूड सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत थी इंडिया के अंदर। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल, अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा था, क्लाइमेट अपना रोल दिखा रहा था, उन सबको बढ़ाने के लिए आपके जो बहुत सारी रिसर्च यहाँ पर की गई, अभी उनको डिस्कस करेंगे कि क्या थी। पहले देखते हैं कि क्या चैलेंजेस यहाँ पर थे। तो चैलेंजेस आपको दिखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, लैंड जो साइज़ था, लैंड होल्डिंग का जो साइज़ था वो यहाँ पर डिक्रीज़ यहाँ पर हो रहा था। आपको मिलेगा कंटिन्यूड डिपेंडेंस, मानसून के ऊपर डिपेंडेंस थी, इरिगेशन के अच्छे साधन अवेलेबल नहीं थे, सॉइल न्यूट्रिएंट जो है उसका इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। ओके, लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देखने के लिए मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अनइवन एक्सेस थी हमारे पास, फॉर्मल क्रेडिट हमारे पास था नहीं। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI वगैरह, इन ऐसी एजेंसीज़ के द्वारा आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी कुछ खास नहीं हो रहा था। ओके, तो ये सब आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमने क्रॉप प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाया, ये सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हुए। ठीक है, तो ICAR ने इसमें भी यहाँ पर खासा रोल निभाया। आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी को एनहेंसमेंट किया, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया, जेनेटिक एनहेंसमेंट भी किया। ठीक है, जेनेटिक एनहेंसमेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी की वजह से हम यहाँ पर सफिशेंसी हासिल कर पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किए गए, सीरियल्स के लिए, सोयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए अलग यहाँ पर काम किए गए, ताकि
हायर यील्ड तो मिले ही मिले, साथ ही आपकी जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट टॉलरेंस भी यहाँ पर अवेलेबल हो इन क्रॉप्स। ओके, तो क्रॉप्स के अंदर अलग अलग टॉलरेंस अगेंस्ट द स्ट्रेसेस उसको भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन दिस डायरेक्शन आपकी लगभग 6000 वैरायटीज़ लॉन्च भी की गई हैं ICAR के द्वारा, जो कि इस तरीके की आपको मिलेंगी, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए गए, सॉइल की हेल्थ कैसी है, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, उन सबको यहाँ पर देखते हुए काम किया गया। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले 5 से 6 सालों में 71 बायो फोर्टिफाइड वेराइटी डिफरेंट क्रॉप्स की लॉन्च की गई हैं। बायो फोर्टिफाइड का मतलब सिंपल सा है कि उसके आपकी कोई भी क्रॉप है उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड अगर कम हैं तो उनको उसके अंदर बढ़ाना। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अगर उसके लेवल कम है तो उनको यहाँ पर बढ़ाने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी अभी 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ को यहाँ पर नेशन को दिया है कि हमने बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो कर लिया है और अब आप इनका कंज्यूम कर सकते हो, इनको कंज्यूम कर सकते हो। ओके, इंडिया के अंदर लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। तो ICAR अलग अलग और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप कर रहा है, लाइक प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि टैबलेट वगैरह का यूज़ करना, स्मार्ट एग्रीकल्चर का यूज़ करना, ठीक है, रीजनल क्रॉप प्लान्स हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट, वाटर इकोनोमाइजिंग टेक्नोलॉजीज, वाटर को कम से कम यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इनकम सिक्योरिटी, इस तरीके के काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा याद रखो, ये क्रोनोलॉजी में चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं तो आपको देखनी है। फिर ICAR का फोकस आपको मिलेगा जीनोमिक्स और जीनोम एडिटिंग की तरफ। जीनोम एडिटिंग के ज़रिए जो हम हैं क्रॉप के अंदर जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, म्यूटेजेनेसिस यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जिससे आपकी जो यील्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेस टॉलरेंस उसको बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, व्हीट के लिए हैं, पी के लिए हैं, जूट के लिए हैं, ये सब काम यहाँ पर किया जा रहे हैं। ओके, तो ICAR फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोवर स्पीसीज, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सब के लिए यहाँ पर वर्क हो रहा है। हाई यील्ड हमें यहाँ से मिल रही है इन सब के लिए, बनाना है, ग्रेप्स है, इन सब के लिए भी काम यहाँ पर हो रहा है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना एक्सपोर्ट के लिए, वो काम भी ICAR यहाँ पर कर रहा है। मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर। जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो बॉर्डर पर रोके ना जाएँ, इसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग तरीके जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनको यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ब्रिंजल टोमेटो के लिए भी ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ऑलराइट, तो ये सब यहाँ पर याद रखो। जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ आपसे पूछेगा ये टेक्नोलॉजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो भैया फूड वगैरह से रिलेटेड हैं। आप इन टेक्नोलॉजीज़ टूल्स के ज़रिए अपनी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हो। ओके, तो याद रखो थोड़ा थोड़ा सा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि पेस्ट के लिए क्या किया जाए। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एडॉप्ट किया गया और इसके अंदर आप जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनका यूज़ नहीं करोगे। पेस्ट कंट्रोल मेथड्स जो हैं आप उनका यूज़ करोगे नए नए तरीके के, जैसे आपको मिलेगा बैसिलस एंड नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स आप यहाँ पर यूज़ करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर बातों को कह दिया गया है। ओके, तो पेस्ट मैनेजमेंट फॉर द बासमती राइस, जिसकी की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस सब के लिए ये सब काम पेस्ट के लिए आपको करना है। कुल मिलाकर के आपको आइबोप्रोफेन टाइप के इन सब तरीके के जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल हैं, इनका यूज़ नहीं करना है ताकि ये बॉर्डर पर रुक ना जाएँ। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। सीड की प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी यहाँ पर सही रहनी चाहिए और फार्मर की नीड को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर मिलेट्स की वैरायटीज़ हैं, पल्सेस के नए नए सीड्स हैं, उनके लिए हब तैयार किए गए हैं। कृषि विकास केंद्र भी इसमें अच्छी खासी मदद कर रहे हैं। लैंड यूज़ के मैप के लिए सॉइल रिसोर्स मैप तैयार किया गया है, सॉइल डिग्रेडेशन मैप तैयार किए गए हैं, सॉइल इरोजन मैप यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री आपको मिलेगा एक इंटीग्रल पार्ट है, एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर में आ जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। ICAR फोकस कर रहा है कि कैटल की, बफेलो की, गोट की, शीप, कैमल, पिग, हॉर्स, डंग की, याक, मिथुन, पोल्ट्री, डक, इन सब की स्पीसीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए ताकि इनसे मैक्सिमम बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल सके। इनकी ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, फिजियोलॉजी और आपको रिप्रोडक्शन, हेल्थ, एनिमल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, इन सबको यहाँ पर बूस्ट करना है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर। ओके, तो
इसके लिए आपकी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, जैसे द जर्म प्लाज कंजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट, लाइव स्टॉक न्यूट्रिशन, पेनिट्रेटिव हेल्थ केयर, वैक्सीन प्रोडक्शन, हैंडलिंग इमर्जिंग डिजीजेज, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सब काम करोगे तो काम हो जाएगा। ऐसी ही 157, शायद ये 97 है ना, 197 ब्रीड्स उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, रजिस्टर किया गया है गजट ऑफ इंडिया के अंदर। इसमें 50 ब्रीड आपको कैटल की मिलेंगी, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 197 डाटा याद रखना, किसी भी छोटे एग्जाम में पूछ लेगा। ओके, तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन याद रखिए इतना। फिर अब लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है तो बीमारियाँ भी होंगी, बीमारी होंगी तो वैक्सीन यहाँ पर बनानी पड़ेगी, और वैक्सीन बनानी पड़ेगी लाइव स्टॉक डिजीज़ के खिलाफ, तो कंट्रोल करने के लिए, जैसे H5N2 के लिए बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको मिलेगा एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, ये मिल जाएगी DIVA मार्कर। ओके, तो IBD वैक्सीन फॉर पोल्ट्री, थोड़ा थोड़ा सा याद रखो। स्वाइन फीवर के लिए अलग तरीके की होगी। ओके, ये याद रखना। उसके बाद मिल्क रेवोल्यूशन की बात करें, 1950 1960s की बात करें, तो हम मिल्क पाउडर को इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज से, फिर हमने शुरू किया ऑपरेशन फ्लड, और आज हमारे पास दूध की नदियाँ बहती हैं। ठीक है, याद रखो। दूध का प्रोडक्शन जो है वो इस समय 6.4% की दर से ग्रोथ यहाँ पर कर रहा है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया के अंदर पर डे के हिसाब से आपका 394 ग्राम पर डे जो है वो मिल्क अवेलेबल है, जबकि ग्लोबल एवरेज मिलेगा आपको 294। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही तो हुआ, लाइव स्टॉक स्पीसीज़ के अंदर जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया, जिससे ज़्यादा यील्ड हमें यहाँ पर मिली, और बॉडी ग्रोथ भी हुई बोवाइन एनिमल्स की, एंड उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसकी भी परफॉर्मेंस को हमने यहाँ पर बढ़ाया। गोट है, शीप है, कैमल है, पोल्ट्रीज है, उन सब की यहाँ पर ब्रीड्स को यहाँ पर बढ़ाने का काम ICAR ने किया, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर हुआ। और ये देखोगे कि मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड को हमने यहाँ पर सक्सेसफुल बनाया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिशरीज़ के लिए आपने ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पर शुरू किया, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हम यहाँ पर बन चुके हैं। ओके, तो किस तरीके से कमर्शियल स्केल के लिए ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, फूड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जाए, उस सब के लिए भी यहाँ पर काम चल रहे हैं। तो जैसे आपको मिलेगा कि एक नई जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट यूनिफॉर्म रोहू यहाँ पर डेवलप की गई, जिसका नाम है द जयंती रोहू। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाई की गई है। रोहू एक फ़िश का नाम है। ठीक है, एक फ़िश का टाइप है। ओके, ये एक फ़िश का टाइप है, इसकी नई जेनेटिक वैरायटी यहाँ पर बनाई गई, जिसका नाम है जयंती रोहू, जिसके अंदर 17% से ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सारे प्लेटफॉर्म देखिए, ये सब ICAR ने यहाँ पर डेवलप किए हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे खेती ज्ञान है तो खेत से रिलेटेड ज्ञान आपको इसके अंदर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ़िश प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मरीन केज कल्चर की शुरुआत यहाँ पर की गई। ठीक है, यानी कि आप जो है वो लिमिटेड एरिया के अंदर यहाँ पर आप प्रोडक्शन करोगे फ़िश का। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो फ़िश प्रोडक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ी, और एक्वा कल्चर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी यहाँ पर बढ़ी। सी वीड से रिलेटेड काम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैकेनाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फार्म इम्प्लीमेंटेशन एंड मशीन्स वर डेवलप टू इम्प्रूव द फार्म मैकेनाइजेशन। तो फार्म मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मशीन्स वगैरह यहाँ पर डेवलप की गई, और ताकि जो है वो लेबर को यहाँ पर आपका इन द कंट्री टू सेव टाइम एंड लेबर और टाइम को सेव करने के लिए। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट को बचाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाने के लिए, और ये सब काम यहाँ पर किए गए। तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि प्रीसीजन मशीन्स यानी स्मार्ट मशीनरी का यूज़ यहाँ पर किया गया, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, लाइव स्टॉक के लिए। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसा काम सब किया जा रहा है। राइट, तो बहुत सारी मशीन्स डेवलप हो चुकी हैं, जैसे मेज सेलर है, ओकरा पिकर है। ठीक है, ये सब यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। एनर्जी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कि क्या यूज़ होगा, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डेवलप किए जाएँ, तो नए नए बहुत सारे प्रोटोटाइप्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। राइट, याद रखिएगा। आप देखेंगे कि क्रॉप रेसिड्यू से निपटने के लिए हमने हैप्पी सीडर नाम की यहाँ पर मशीन लॉन्च की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस डबल बर्निंग की प्रॉब्लम लिख रहे हो तो सॉल्यूशंस के अंदर हैप्पी सीडर के बारे में लिखो। कृषि विकास के अंदर अपना योगदान यहाँ पर निभा रहे हैं। ICAR इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए 180 से ज़्यादा मोबाइल ऐप यहाँ पर डेवलप किए, जिससे फार्मर्स का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ योगदान निभा रही हैं। नेशनल हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर चला हुआ है ICAR का। ओके, तो ICAR आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर चला हुआ है ओवरसीज़ डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए।
फिर आप मिलेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड और असम के अंदर यहाँ पर बनाए गए। ऑलराइट, और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार के अंदर मिलेगी। इसको अपग्रेड कर दिया गया है टू राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ताकि ईस्टर्न इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। तो ICAR का अगर हम मोटो देखें तो आपको ICAR का मोटो मिलेगा एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। तो नाबार्ड वगैरह के एग्जाम्स में किसी में भी पूछा जा सकता है ये मोटो आपको। ओके, तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं इसके द्वारा। ओके, अब चलते हैं आगे कि ICAR टेक्नोलॉजीज़ मेकिंग इम्पैक्ट। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ICAR ने डेवलप की हैं जो कि अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाएंगी। जैसे बासमती राइस की बात कर लेते हैं। बासमती राइस की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूँ। इसके अंदर आप देखें कि 90% से ज़्यादा जो बासमती राइस है वो इंडिया से ही ट्रेड किया जाता है ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज़ में। बासमती का अपना इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर जो आपकी राइस का जो दाना निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और आपको मिलेगा कि इसके अंदर एक बहुत खुशबू भी अच्छी होगी, और कुकिंग टाइम भी यहाँ पर कम लगता है। तो ट्रेडिशनल बासमती वेराइटी से आपको फ़ायदा देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें इग्नोर दिस। ओके, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है। फिर आप देख सकते हो कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोमीग्रेनेट। तो पोमीग्रेनेट के हम बड़े प्रोडक्शन पर कवर कर रहे हैं। 86% एरिया इंडिया के अंदर है। और आपको मिलेगा कि भगवा वैरायटी यहाँ पर अपने डेवलप की है। और याद रखना कि भगवा वैरायटी किसी से रिलेटेड है, पोमीग्रेनेट से रिलेटेड है। ओके, तो बहुत सारी जगहों पर जो इंडिया की एक्सपोर्ट किए जाते हैं पोमीग्रेनेट से रिलेटेड, और भगवा वैरायटी का उसके अंदर काफ़ी यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी शेयर देखने के लिए मिलेगा। इसको छोड़ना है, ठीक है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसने यहाँ पर कहा है कि फूड सिक्योरिटी किसको कहते हैं? फूड सिक्योरिटी कहते हैं जहाँ पर लोगों के पास एट ऑल टाइम फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस हो सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की, ताकि वो अपनी डाइटरी नीड्स को, फूड प्रेफरेंसेस को पूरा कर सके, हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ को जी सकें। इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। FAO ने अपनी हाल ही में रिलीज़ की गई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में अंदर कहा कि 190 मिलियन के करीब पीपल ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर अंडर नरिश हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे में नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम बायो फोर्टिफिकेशन को दिया जा सकता है, जिससे न्यूट्रिशनल आउटकम को बेटर किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। ओके, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। हालांकि बायो फोर्टिफिकेशन के अपने नुकसान फ़ायदे हैं इकोलॉजी से रिलेटेड, उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपको रिसर्च एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, डिजिटल रेवोल्यूशन को भी यहाँ पर बढ़ावा देना पड़ेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपको लानी पड़ेंगी, लाइक द प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, ड्रोन लेड ऑपरेशन, स्मार्ट वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम यील्ड एस्टिमेशन। ये सब काम आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, और ICAR इन कामों को कर रहा है, कोई उसमें शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना सब कुछ जो देखा वो और क्या था, यही तो था। तो नए नए काम यहाँ पर चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी सपना यहाँ पर है कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसको 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की बना देंगे। और जब 5 ट्रिलियन की इकनॉमी यहाँ पर बना देंगे तो ऐसा काम भी आपको करना पड़ेगा। ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हुए हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना है। इस तरीके से आपका ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है। तो एग्रीकल्चर शुरू किया, ओके, और अब इस समय क्या हालत है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हमने इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया कि आखिर क्या क्या काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो आर्टिकल कैसा लगा बताइएगा, ठीक है।